नमस्कार। गणित के इस सत्र में मैं रश्मि परमार, प्रवक्ता गणित, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका स्वागत करती हूँ। इस सत्र में हम कक्षा 12 विषय गणित भाग 1 के प्रथम अध्याय के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। हमारे चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। फलन किसे कहते हैं? हम लोगों ने पिछले अपने सत्रों में पढ़ा था कि कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय संबंध होता है और संबंध के पश्चात किस प्रकार के संबंध को हम फलन कहते हैं उसको हम इस सत्र में जानेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फलनों के प्रकार, फलनों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है और व्युत्क्रमणीय फलन किसे कहते हैं, और इस पर हम आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। फलन, एक समुच्चय A से समुच्चय B का संबंध f एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। हमारे पास यहाँ पर दो समुच्चय हैं, A जो कि डोमेन है और B जो कि कोडोमेन है। यहां से यहां पर फलन प्रतिस्थापित होगा यदि प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है वो भिन्न होगा। जैसे यहाँ पर A के अवयव है 1, 2, 3 और B के अवयव हैं A, B, C और D। यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब भी 1 है, यानी प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब 1 है। तो ऐसे संबंध को हम फलन कहते हैं जहां पे प्रत्येक अवयव का अपना एक प्रतिबिंब होता है। यदि हम ये कहें कि ये प्रांत है, ये सह प्रांत है और यहाँ पर एक अवयव के दो प्रतिबिंब सह प्रांत में बन रहे हैं तो यह संबंध आपका फलन नहीं होता है। इसे हम फलन नहीं कह सकते क्योंकि एक अवयव के दो प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो एक समुच्चय A से समुच्चय B का संबंध f एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में केवल एक और एक प्रतिबिंब होता है और f इसका होता है कि A स्टैंडिंग टू B, तो A, B बिलोंग्स टू B यदि f A बराबर क्या है FB। B को f के अंतर्गत A का प्रतिबिंब जो B है इसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। किसका? इस A का, हमारा ये प्रतिबिंब कहलाता है और A को B का पूर्ण प्रतिबिंब कहते हैं। तो जो अवयव आपके प्रांत में हैं ये अवयव इस समुच्चय B यानी कि सह प्रांत के अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब कहलाते हैं। यहाँ पे बनते हैं प्रतिबिंब और यहाँ पर प्रतिबिंब के पूर्व प्रतिबिंब होते हैं। इस फलन के अंतर्गत हम जानेंगे प्रांत, सह प्रांत और परिसर। हमारे पास दो समुच्चय हैं A और B और इस तरह से एक फलन परिभाषित है f(x) x जो कि यहाँ के अवयव है x1, x2, x3 और यहाँ आपके अवयव हैं y1, y2, y3, y4। फलन f a b के समुच्चय A f का प्रांत यानी कि ये फंक्शन A का A जो समुच्चय है इस फंक्शन का प्रांत कहलाता है। प्रांत यानी कि डोमेन। f का सह प्रांत कहलाता है समुच्चय B, यानी ये हो गया सह प्रांत यानी कि कोडोमेन।
जो ए के अवयवों का प्रतिबिंब है, यानी कोडोमेन इस ए के अवयवों का प्रतिबिंब है। एफ का परिसर एफ एक्स, यानी जो एफ एक्स आपके पास सॉल्व करके आता है, जैसे कि ये और ये, यानी y1 और y2 जो एफ एक्स सॉल्व करके आया है, ये इस फलन का परिसर कहलाता है। तो प्रांत ये हो गया, सह प्रांत ये हो गया, यहाँ पे प्रांत के अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत में बनता है और प्रांत में सह प्रांत के पूर्व प्रतिबिंब होते हैं। अब आते हैं हम फलनों के प्रकार पर। पहला है एकैकी फलन या एकक फलन, जिसे हम कहते हैं 1 to 1। अगला है बहुएकक फलन। बहुएक फलन यानी कि मैनी टू वन फंक्शन। आच्छादक फलन, जिसे आच्छादी फलन भी कहते हैं, सजेक्टिव यानी ऑन टू फलन। एकैकी आच्छादक फलन यानी इसे आप बाइजेक्टिव यानी 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो पहले हम पर जानेंगे एकैकी अथवा एकैक फलन के बारे में। 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन, यदि फलन में प्रांत के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सदैव भिन्न भिन्न है, तो ऐसे फलन को एकैकी फलन कहते हैं। और इसको प्रतीक के रूप में हम f(x) टेंडिंग टू y एकैकी होगा यदि x1 x2 बराबर होने पर f(x1) बराबर f(x2) होता है। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है जहाँ पे x डोमेन है, जिसके की अवयव हैं 1 2 3 4। y कोडोमेन है, जिसके अवयव हैं a b c d e और f। यहाँ पर यह फंक्शन एकैकी फंक्शन है, क्योंकि प्रत्येक अवयव का, जैसे आप देख रहे हो, एक का प्रतिबिंब a है, 2 का प्रतिबिंब b है, 3 का प्रतिबिंब b है, 4 का प्रतिबिंब c है। अन्य भाषा में अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 का प्रतिबिंब a है, 2 का प्रतिबिंब b है, 3 का प्रतिबिंब b है और 4 का प्रतिबिंब c है। तो यह एकैकी फंक्शन है, क्योंकि प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। अब सपोज हमने माना कि यहाँ पर कोई फंक्शन, कोई डोमेन है A और कोडोमेन है B। आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर है y1 y2 y3 और y4। एक जो अवयव है उसका प्रतिबिंब y1 है, एक जो अवयव है उसका प्रतिबिंब y1 है, एक ही का प्रतिबिंब y2 भी है। तो यह एक फलन एकैकी फलन नहीं है, क्योंकि एक के यहाँ पर 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो यह फलन नहीं कहलाता है। अब अन्य भाषा में यदि हम इसे देखें कि एकैकी फंक्शन है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास A डोमेन है, B कोडोमेन है, 1 का प्रतिबिंब y1 है, 2 का प्रतिबिंब भी y1 है, यानी 2 अवयव ऐसे हैं जिनका प्रतिबिंब समान है। तो ऐसा फंक्शन एकैकी फंक्शन नहीं कहलाता है। पहले तो फलन को फलन होने के लिए एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं बनते, एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं बनते। अगर एक अवयव के 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं तो वह फलन नहीं कहलाता है। और एकैकी फलन होने के लिए प्रत्येक अवयव का भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। यदि किन्हीं 2 अवयवों के समान प्रतिबिंब
प्रतिबिंब बनेंगे तो वह एक ही फंक्शन नहीं कहलाता है। अर्थात x1 x2 समान होंगे यदि f(x1) बराबर f(x2)। तो यह है आपका एकेकी अथवा एकक फलन। अब आते हैं बहु एकक फलन में। यदि फलन f में प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों के प्रतिबिंब एक ही अवयव हो तो ऐसे फलन को बहु एकक फलन कहते हैं। और इसे प्रतीकात्मक रूप में f(x) such that x is tending to y बहु एकक है, तो यहाँ पर f(x1) f(x2) तो बराबर होगा, लेकिन डोमेन के जो पद होंगे, जो अवयव होंगे, वो भिन्न भिन्न होंगे। तो जहां पर x1 और x2 समुच्चय x यानी कि डोमेन को बिलोंग करेंगे। हमारे पास यहाँ पे बहु एकक फंक्शन है जिसका डोमेन x, जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 और 4, और कोडोमेन y जिसके अवयव हैं a, b, c, d, e और f। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अवयव 1 और अवयव 2 के समान प्रतिबिंब है, यानी दो अवयवों के सेम यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो यह बहु एकक फंक्शन हो गया। दो अवयवों के यहाँ पे समान प्रतिबिंब है, तो यह एक बहु एकक यानी मैनी टू वन फंक्शन है। अब आते हैं हम आच्छादक फलन अथवा आच्छादी या सर्जेक्टिव भी इसे कहा जाता है। यदि फलन f के प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो तो ऐसे फलन को आच्छादक या आच्छादी फलन कहेंगे। यहाँ पे f is such that x is tending to y और fx is equal to y। x बिलोंग करेगा x को और y अवयव जो है बिलोंग करेगा y को। तो देखिए यहाँ पर हम एक फंक्शन देखते हैं f3, जहां पे डोमेन x है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 और 4। कोडोमेन y है जिसके की अवयव हैं a, b और c। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं सहप्रांत यानी कि कोडोमेन के प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। कोई भी अवयव आपका शेष नहीं रह रहा है प्रतिबिंब बनने से, तो यह एक आच्छादी फलन है। 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब a, 3 का प्रतिबिंब b, 4 का प्रतिबिंब c, यानी y के सारे अवयव x के प्रतिबिंब हैं। तो यह एक आच्छादक अथवा आच्छादी फलन है, यानी सर्जेक्टिव फलन है। अब है एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी फलन, जिसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। एकेकी फंक्शन में हमने अभी देखा कि एकेकी प्रत्येक अवयव का भिन्न प्रतिबिंब होता है, और आच्छादक में हमने देखा कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, यानी सहप्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। तो यह फंक्शन हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन। यदि एक फलन f एक की भी है, यानी प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब भिन्न है, आच्छादक है यानी सहप्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, तो यह फंक्शन एकेकी आच्छादक होगा। यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) और x1 बराबर x2 और fx बराबर होगा y। x1 और x2 जो अवयव हैं x को बिलोंग करेंगे और y जो अवयव है वो y यानी कि सहप्रांत को बिलोंग करेगा। यहाँ पे एक फंक्शन है f4 जो कि एकेकी आच्छादी फंक्शन है। x डोमेन जिसके की अवयव है 1, 2, 3 और 4। y कोडोमेन जिसके की अवयव है a, b, c और d। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, 1 का अवयव b, 2 का प्रतिबिंब c, 3 का प्रतिबिंब a और 4 का प्रतिबिंब d। 1 का प्रतिबिंब b, 2 का प्रतिबिंब c, 3 का प्रतिबिंब a, 4 का प्रतिबिंब d और सहप्रांत के यानी कि कोडोमेन सहप्रांत के
प्रत्येक अवयव ए, बी, सी और डी प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब है। तो यहाँ एक एक ही आच्छादक यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अब आते हैं हम फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास दो फलन है, f is such that a is tending to b और g is such that b is tending to c। दो फलन है, f और g का संयोजन हम GOF द्वारा प्रदर्शित करते हैं और GOF जो फंक्शन होता है a से c में होता है, यानी g fx का फंक्शन है, g fx का फंक्शन है, x a का अवयव है, आपका fx b का अवयव है और जो g fx है वो c का अवयव है। तो यहाँ पर हमारे पास फलनों का संयोजन इस प्रकार से है, a एक समुच्चय है जिसके कि अवयव x से b में एक फलन है fx और फिर g एक फंक्शन है gfx। यह है फलनों का संयोजन GOF। इसी प्रकार से अगर हम कहें FOG तो FOG को हम ऐसा लिख सकते हैं f of GY। जिस तरह से GOFX को हम लिख रहे हैं G of fx, उसी तरह से FOG G of f of GY, FOG G f of GY। तो यह फलनों का संयोजन जो f a से b में, g b से c में और जो GOF है वो a से c में फलन है। अब है प्रतिलोम फलन। f इस तरह का फंक्शन है, f is such that x is tending to y, इसे हम इनवर्टिबल यानी कि व्युत्क्रमणीय फलन कहेंगे यदि g हमारे पास इस तरह का फंक्शन है जहां y is tending to x, तो GOFX ix के बराबर होगा, FOG IY के बराबर होगा। इसे हम कहते हैं प्रतिलोम फंक्शन, प्रतिलोम फलन। f का प्रतिलोम f इनवर्स के द्वारा प्रकट किया जाएगा। अन्य भाषा में यदि हम कहेंगे तो GOF अगर हम निकालते हैं G of fx, इसे बोला जाता है G of fx। ये बराबर सॉल्व करके x आना चाहिए और FOG y, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास FGY, यह हमारे पास सॉल्व करके y आना चाहिए। तो यह है हमारे पास f का प्रतिलोम फलन g, जिसे कि f इनवर्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हमारे पास एक कंडीशन यहाँ पर बनती है, अगर f कोई व्युत्क्रमणीय फंक्शन है तो उसे एक ही और आच्छादक होना चाहिए। एक ही आच्छादक कहने का मतलब है एक प्रत्येक अवयव का भिन्न प्रतिबिंब, और आच्छादक कहने का मतलब है यहाँ सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होने चाहिए। तो अगर फंक्शन एक ही और आच्छादक है तो f व्युत्क्रमणीय है, और विलोम भी यही है कि यदि f एक ही आच्छादक है तो f क्या है, व्युत्क्रमणीय, और अगर f व्युत्क्रमणीय है तो फलन एक ही और आच्छादक होना अनिवार्य है। अब आते हैं हम इस सत्र के अध्याय के प्रश्नों पर। सिद्ध करना है f इस तरह का फंक्शन है, r is tending to r, fx इक्वल टू 1 यदि x का मान 0 से बड़ा है, fx इक्वल टू 0 यदि x का मान 0 है और fx इक्वल टू -1 यदि x का मान 0 से कम है। तो हमको शो करना है कि ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक। एक ही कहने का मतलब है प्रत्येक अवयव का भिन्न प्रतिबिंब। आच्छादक कहने का अर्थ है कि सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फलन आच्छादक नहीं है।
हम जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे पास कंडीशन है यदि x इज ग्रेटर देन 0, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि f 1 है या f यहां पर 2 है, यदि f यहां पर 3 है, तो इन सभी का मान बराबर 1 है। तो क्योंकि 1 अवयव 2 अवयव 3 इन सभी का प्रतिबिंब 1 है, इन सभी का प्रतिबिंब 1 है, तो यह फंक्शन एक एकी नहीं है। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि जो सहप्रांत है उसमें सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिलित हैं। सहप्रांत में सभी वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन प्रतिबिंब के रूप में हमारे पास केवल 1, 0 और -1 है। तो शेष अवयव हम जैसा देख रहे हैं सहप्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो ये है -1, -2, -3 और इस तरह से डोमेन रियल नंबर्स है 0, 1, 2, 3। यहां पर डोमेन में है आपके पास 0, -1, -2, -3, -4 इस तरह से, और 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो डोमेन में ये अवयव है आपके पास और कोडोमेन में अवयव ये हैं। हम कह रहे हैं कि एक अगर प्रतिबिंब देखते हैं तो एक का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब भी 1 है, 3 का प्रतिबिंब भी 1 है, 4 का प्रतिबिंब भी 1 है। तो यह तो बहुएकक फंक्शन हो गया। फिर उसी तरह से यदि हम देखें कि अगर हम 0 ले रहे हैं तो 0 का प्रतिबिंब 0 है, -1 यदि हम लेते हैं तो -1 का प्रतिबिंब -1 है, -2 का प्रतिबिंब -1 है, -3 का प्रतिबिंब -1 है। इस तरह से 0 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी का प्रतिबिंब -1 है और 0 का प्रतिबिंब 0 है। 0 से बड़ी सभी संख्याओं का प्रतिबिंब 1 है। तो सहप्रांत के जो शेष अवयव हैं प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बनते हैं, तो यह आच्छादक फलन नहीं है। तो यह एक तरह का बहुएकक फंक्शन है और आच्छादक फलन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि x1 नॉट x2 के लिए हमारे पास जो fx1 का मान है वो fx2 के बराबर है, इसीलिए फलन एक एकी नहीं है, फलन एक एकी नहीं है। दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे सहप्रांत के अवयव -1, 0, 1 को छोड़कर शेष अवयव प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो इसका तात्पर्य है फलन आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है। इस तरह से दिए गए फलन के लिए ना तो फलन एक एकी है और ना ही आच्छादक है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। मान लीजिए a
बराबर r-3 तथा समुच्चय b बराबर r-1 है, तो f(x) बराबर x-2 अपॉन x-3 द्वारा परिभाषित फलन f इस तरह है कि a टेंडिंग टू b पर विचार करना है और हमने जांच करना है क्या f एक एकी और आच्छादक है। एक एकी प्रत्येक अवयव का भिन्न प्रतिबिंब, आच्छादक सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि f(x) बराबर है x-2 अपॉन x-3। माना fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2, तो x की जगह पे x1 और x2 मान प्रतिस्थापित करने पर हमारे पास प्राप्त होता है x1 - 2 अपॉन x1 - 3 बराबर x2 - 2 अपॉन x2 - 3, या x1 - 2 मल्टीप्लाई बाय x2 - 3 बराबर x2 - 2 मल्टीप्लाई बाय x1 - 3, या x1 x2 - 2x2 - 3x1 प्लस 6 बराबर x1 x2 - 2x1 - 3x2 प्लस 6। इसे सॉल्व करके हमारे पास आता है 3x2 - 2x2 बराबर 3x1 - 2x1, अर्थात x1 बराबर x2, x2 बराबर x1। यहाँ पे x2 बराबर x1 आया और हमने लिया था fx1 बराबर fx2, तो फंक्शन एक एकी है, अतः फलन एक एकी है, प्रत्येक अवयव का भिन्न प्रतिबिंब है, एक एकी है। अब हमारे पास फंक्शन दिया है fx इक्वल टू x-2 अपॉन x-3, तो fx यानी कि y बराबर fx बराबर x-2 अपॉन x-3, जिसे कि हम ले सकते हैं y बराबर x-2 अपॉन x-3, या हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा yx माइनस 3y बराबर x-2। यहाँ पे x का मान हम y के पदों में निकालेंगे तो हमारे पास x y - 1 बराबर 3y - 2, या x बराबर 3y - 2 अपॉन y - 1। तो y बराबर है x - 2 अपॉन x-3, x बराबर है y - 2 अपॉन y - 1। तो जैसा कि हम देख रहे हैं y बराबर x - 2 अपॉन x-3 और x बराबर 3y - 2 अपॉन y - 1, जहां पर आपके पास कंडीशन दी हुई है कि b के जो अवयव हैं a को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं हैं और a यानी कि डोमेन के जो अवयव हैं 3 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जैसे हम x की वैल्यू को देख रहे हैं, यानी सह प्रांत जो है, यहाँ पर सह प्रांत का जो प्रत्येक अवयव है प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह का फंक्शन जो हमारे पास आएगा वो होगा आच्छादक फंक्शन, क्योंकि सह प्रांत में कोई भी अवयव इस प्रकार का नहीं रह गया है जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो फलन आच्छादक है। आच्छादक है। तो दिया गया फलन fx इक्वल टू x - 2 अपॉन x-3 एकेकी और आच्छादक दोनों ही है। अब इस सत्र में हमने जो कुछ भी चर्चा की उस पर हम अपना एक मूल्यांकन करेंगे। मान लीजिए a कोई समुच्चय है जिसके अवयव है 1 2 3, b कोई समुच्चय है जिसके अवयव है 4 5 6 7 और f बराबर है
1,4, 2,5, 3,6। तो ए से बी तक एक फलन के रूप में परिभाषित किया गया है। हमें प्रूव करना है कि एफ एक एकैकी फंक्शन है। अब एकैकी के लिए हम जैसे जानते हैं कि प्रत्येक अवयव का भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 का प्रतिबिंब 4, 2 का प्रतिबिंब 5, 3 का प्रतिबिंब 6। तो इस तरह से यह फंक्शन एकैकी फंक्शन हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। मान लीजिए f इस तरह का फंक्शन है कि n is tending to y और fx बराबर है 4x + 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां y बराबर y belongs to n यानी कि प्राकृत संख्या, इस तरह से कि y बराबर 4x + 3। तो किसी x belongs to n के लिए सिद्ध करना है कि f व्युत्क्रमणीय फलन है और इसका प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। अब जैसा कि व्युत्क्रमणीय के लिए हम जानते हैं कि फंक्शन को एकैकी और आच्छादक होना चाहिए, एकैकी और आच्छादक होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन होती हैं तो फलन व्युत्क्रमणीय होता है। और जो व्युत्क्रमणीय फलन होता है वो एकैकी और आच्छादक होता है। तो दिए गए फंक्शन fx = 4y + 3 में हम इसको प्रूव करेंगे कि यह एकैकी है और आच्छादक है। इसके लिए हम fx बराबर ये दे रखा हमें 4x + 3 और y बराबर हम fx बराबर 4x + 3 लेंगे और यहाँ पर जो x है इसका मान हम y के पदों में निकालेंगे। अब अगर हमारे पास gfx बराबर x आता है और f gy बराबर यदि y आता है तो यह फलन एक व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है और जो g फंक्शन होगा वो y का f का प्रतिलोम होगा। इस सत्र में हमने चर्चा की कि किस प्रकार के संबंधों को हम फलन कहेंगे। फलन वही होता है जहां पे प्रत्येक अवयव का अपना एक प्रतिबिंब होता है, यानी एक अवयव का दो प्रतिबिंब नहीं बनने चाहिए। यदि एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब है तो ऐसा संबंध फलन कहलाता है। इसके पश्चात हमने फलनों के प्रकार पढ़े। फलनों के प्रकार यानी कि एकैकी, बहुएकक, आच्छादी और एकैकी आच्छादी फंक्शन। एकैकी फंक्शन यानी प्रत्येक अवयव का भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। बहुएकक फंक्शन यानी दो या दो से अधिक अवयवों के एक प्रतिबिंब होंगे तो ऐसा फंक्शन आपका बहुएकक फंक्शन कहलाएगा। आच्छादी फंक्शन, आच्छादी यानी कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव जो भी होगा वो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा। और इसके बाद हमने जाना था एकैकी आच्छादी फंक्शन यानी फंक्शन एकैकी प्रत्येक अवयव का भिन्न प्रतिबिंब हो और आच्छादी यानी सहप्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होंगे तो एकैकी आच्छादी फंक्शन होगा। फलनों का संयोजन हमने पढ़ा था इसके पश्चात, जहां हमने f of gx, f of gy और g o f x निकाला था, यानी f से g का संयोजन और g से f का संयोजन। इसके पश्चात हमने जाना था व्युत्क्रमणीय फलनों के बारे में, यानी व्युत्क्रमणीय फलन को होने के लिए एकैकी और आच्छादक होना अनिवार्य है और अगर एकैकी आच्छादक है तो वह व्युत्क्रमणीय फलन है। इसके पश्चात हमने फलनों पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल कर किया। इस सत्र पर आधारित आप लोगों के लिए गृह कार्य है, आप लोगों ने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R के उप समुच्चय n, z और q, n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, z पूर्णांकों का समुच्चय और q परिमेय संख्याओं के समुच्चयों पर परस्पर विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करते हुए उनसे आपने एकैकी और आच्छादक फलन परिभाषित करने हैं। उम्मीद है इस सत्र में और पिछले सत्र में हमने इस अध्याय पर जो कुछ भी चर्चा की आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ अगले सत्र में। धन्यवाद।